नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालक। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी टीआरई 3.0 एग्जाम को लेकर के लगातार प्रश्नों की प्रैक्टिस भूगोल, विश्व भूगोल की करा रहे थे। इससे पहले वाला टॉपिक नहीं देखा हो, साइड में बटन वीडियो मिल जाएगा। आज के हमारा टॉपिक है जल संधियां और महासागरीय गर्त, खाड़ी और द्वीप, वायुमंडल का संगठन और 12वें नंबर का टॉपिक वायुदाब, आर्द्रता एवं पवन संचार तथा चक्रवात। इतने ज्यादा टॉपिक एक साथ क्यों करा रहे हैं? क्योंकि प्रश्नों की संख्या सभी टॉपिक में कम कम दे रखी है, इसीलिए ज्यादा टॉपिक एक साथ करा रहे हैं और समय भी इतना नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक नंबर 9, जल संध्या और महासागरीय गर्त। और प्लेलिस्ट में जाएंगे तो बाकी इससे पहले के सभी वीडियो मिल जाएंगे, ना मिले तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। तो प्रश्न आपका पहला कि निम्नलिखित में से किस महासागर में सुंडा खाई स्थित है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक या फिर अरब? क्रम यही चलेगा हमारा, पहले 9वां नंबर टॉपिक, फिर 10वां, फिर 11वां, फिर 12वां। तो यहां पर आंसर की बात करें तो आपका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर पहला यानी कि हिंद महासागर जो है वो सही होगा। बात होती है जब सुंडा खाई की, तो ये सुंडा खाई हिंद महासागर में स्थित है। तो सुंडा गर्त जो है उसको जावा गर्त के नाम से जानते हैं। ये हिंद महासागर में सुमात्रा के निकट पड़ता है। महासागरीय नितल पर निर्मित अत्यधिक गहरे तथा लंबे खड्डों को महासागरीय खाई या महासागरीय खड्ड कहते हैं। मेन याद रखने वाला पॉइंट इसमें यही है कि ये स्थित है और इसका नाम क्या है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना है? पहला ऑप्शन है सयाद्री, फिर भादला, पावागढ़ या रीवा प्लांट। आंसर यहाँ पर पहला विशाखापत्तनम में पड़ता है। भारत की तैरती हुई सबसे बड़ी सौर परियोजना 21 अगस्त 2021 को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में सिमहाद्री सौर परियोजना है। 25 मेगावाट स्थापित क्षमता की परियोजना एनटीपीसी के द्वारा संचालित है। पर वर्तमान में अगर देखेंगे तो मध्य प्रदेश के खांडवा जिले में विश्व का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा प्लांट का निर्माण हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया था वो 2021 में पूछा गया था, इसीलिए 2021 के अकॉर्डिंग पहला आंसर है। परंतु वर्तमान का आपको याद रखना है, क्योंकि इसकी जो क्षमता देख रहे हैं वो 25 ही थी, पर यहाँ पर जो निर्माण जिसका हो रहा है इसकी क्षमता 600 मेगावाट है, तो कितना ही ज्यादा है। तो आपको यही याद रखना है, मध्य प्रदेश के खांडवा जिले में। अगला क्वेश्चन, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाबा अल मंदेब, हॉर्मुज, बासपोरस, मलक्का। आंसर यहाँ पर बाब अल मंदेब जो है वो सही होगा। बाब अल मंदेब जल संधि लाल सागर तथा अदन की खाड़ी को जोड़ती है। ये जलमार्ग स्वेज नहर जलयान मार्ग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो कि भूमध्य सागर को अरब सागर के द्वारा हिंद महासागर से जोड़ता है। मलक्का जल संधि जो है वो आपकी जल संधि अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को जोड़ती है, पूछी जाती है मलक्का भी। और जो हारमुज जल संधि है ये फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। तो बासपोरस जल संधि जो है वो काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ती है। अच्छा, बासपोरस जल संधि को इस्तांबुल जल संधि के नाम से भी जाना जाता है। ज्यादातर आप देखेंगे तो मलक्का पूछ ली जाती है और हारमुज पूछ ली जाती है, और जो प्रश्न में पूछा गया है वो तो आपको याद ही रखना है। अगला क्वेश्चन आपका है 90 ईस्ट रिज, ये कहाँ पर स्थित है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अंध या आर्कटिक? आंसर यहाँ पर आपका हिंद महासागर सही हुआ। 90 ईस्ट रिज हिंद महासागर में पड़ता है। हिंद महासागर के उत्तर में एशिया महाद्वीप है, दक्षिण में अंटार्कटिक महाद्वीप है, पूर्व में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है और पश्चिम में अफ्रीका महाद्वीप है। कर्क रेखा जो वो इस महासागर की उत्तरी सीमा है। इसमें भारत के दक्षिण पश्चिमी तट के समीप लक्षद्वीप तथा मालदीव प्रवाल द्वीपों के एग्जाम्पल भी देखने को मिलते हैं। तो मेन बस यही याद रखना है आपको जो यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है। मलक्का जल संयोजक में आने जाने की जो सुविधाएं हैं वो हिंद महासागर से चीन सागर तक हैं, लाल सागर से भूमध्य सागर तक हैं, अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर या भूमध्य सागर से काला सागर। आंसर की बात करेंगे तो आंसर आपका पहला यानी कि हिंद महासागर से चीन सागर तक है मलक्का जल संयोजक में आने जाने की सुविधाएं। मलक्का जल संधि हिंद महासागर, अंडमान सागर तथा दक्षिणी चीन सागर को जोड़ती है। ये जल संधि इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में है। अगला, पनामा नहर किससे किसको जोड़ती है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को, प्रशांत महासागर और अंध महासागर, लाल सागर और भूमध्य सागर या हिंद महासागर और प्रशांत महासागर? आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, यानी प्रशांत महासागर और अंध महासागर को पनामा नहर जोड़ती है। और अगर बात करें अलग करने के संदर्भ में तो आप कहेंगे उत्तरी अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से जो है वो पनामा नहर अलग करती है। अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को मिलाती भी है। इसके दोनों सिरों पर कोलन यानी अटलांटिक महासागर और पनामा यानी प्रशांत महासागर बंदरगाह है। स्वेज नहर जो है
ये इंपॉर्टेंट है आपका, इसकी ट्रिक भी बता चुके हैं, स्वाबुला करके होती है। तो स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है आपका, स्वेज नहर, ये देखिए वही पूछा गया ऊपर वाला। तो भूमध्य सागर को लाल सागर, भूमध्य सागर को कैस्पियन, लाल सागर हिंद महासागर, कौन सा होगा? तो स्व यानी स्वेज नहर, भू से आपका भूमध्य सागर और ला से आपका लाल सागर। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ था? 1869 में हुआ था। मिस्र में उत्तर में पोर्ट सईद और दक्षिण में स्थित है पोर्ट स्वेज, स्वेज पत्तन, इसके मध्य पड़ता है। भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने हेतु किया गया था। ये यूरोप को हिंद महासागर में एक नवीन प्रवेश मार्ग प्रदान करता है और लिवरपूल और कोलंबो के बीच प्रत्यक्ष समुद्री मार्ग की दूरी को उत्तर महासागरीय मार्ग की तुलना में घटाता भी है। तो स्थापना वर्ष भी आपको ध्यान में रखना है। अगला, इनमें से कौन सा यूरोप के रूर प्रदेश का एक प्रमुख उद्यम है? कृषि उद्यम, व्यावसायिक उद्यम, औद्योगिक उद्यम, परिवहन उद्यम, कौन सा सही होगा? तो यूरोप के रूर प्रदेश का एक जो प्रमुख उद्यम है वो है औद्योगिक उद्यम। रूर क्षेत्र जो है वो जर्मनी के उत्तरी राइन वेस्टफेलिया का एक शहरी क्षेत्र है और ये जर्मनी का सबसे बड़ा नगरीय क्षेत्र भी है। इस क्षेत्र में कई विशाल औद्योगिक नगर भी हैं। रूर प्रदेश में कोयला के विस्तृत भंडार जो है वो आपके देखने को मिलते हैं। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है रूर से रिलेटेड कि भारत का रूर किसे कहा जाता है? तो जो छोटा नागपुर का पठार है उसको कहा जाता है भारत का रूर। क्यों कहा जाता है? क्योंकि खनिज भंडार की दृष्टि से भारत का सबसे संपन्न प्रदेश है, इसलिए कहा जाता है। तो याद रखिएगा। अब यहाँ से आप देखेंगे अगला चैप्टर स्टार्ट होते हुए, जो कि आपका कौन सा चैप्टर है? खाड़ी और द्वीप। लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं। खाड़ी और द्वीप में पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं है? आपसे यहाँ पर पूछा गया है। बीपीएससी हेडमास्टर में आया क्वेश्चन, मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह या खंबात की खाड़ी? तो प्रवाल भित्ति खंबात की खाड़ी जो है इसमें नहीं है। भारत के प्राचीन पारिस्थितिक तंत्रों में प्रवाल भित्तियां यानी कि कोरल रीफ मुख्य रूप से कहाँ कहाँ? मन्नार की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में पाई जाती है, परंतु खंबात की खाड़ी में प्रवाल की भित्ति नहीं पाई जाती है। अगला है, सुंडा ट्रेंच किस द्वीप के समानांतर समांतर जो है वो स्थित है? जावा, मालदीव, सुमात्रा, मॉरिशस, इस तरीके से ऑप्शन है। आंसर आपका इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं आंसर होगा कि सुंडा ट्रेंच जो है वो जावा द्वीप भी और सुमात्रा द्वीप इसके समानांतर स्थित है। तो आंसर यहाँ पर एक से अधिक आपको देखने को मिल रहा है। ये हिंद महासागर में स्थित एक समुद्री खाई है। ये ऊपर क्वेश्चन आया था हिंद महासागर वाला। भूवैज्ञानिक रूप से हिंद ऑस्ट्रेलियाई प्लेट और यूरेशियाई प्लेट के बीच की सीमा भी है। ये गर्त प्रशांत अग्निवृत्त यानी रिंग ऑफ फायर का हिस्सा भी है। तो ये रिंग ऑफ फायर वाला पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगला, इनमें से किस देश में सबसे अधिक संख्या में द्वीप हैं? फिलीपींस में है, इंडोनेशिया में है, मालदीव में है, क्यूबा में है, कहाँ सही होगा? आंसर की बात करेंगे तो इंडोनेशिया आपका यहाँ पर सही होगा, जिसमें सबसे अधिक संख्या में द्वीप हैं। इंडोनेशिया हिंद और दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित लगभग 17,000 से अधिक द्वीपों का समूह है। इसके 5 प्रमुख द्वीप कौन कौन से हैं? तो वो हैं जावा, सुमात्रा, कालीमंतन, सेलेबीज और पश्चिमी न्यू गिनी। इसमें जावा सुमात्रा भी आपने ऊपर ऑप्शन में देखा भी था। सुंडा ट्रेंच किस द्वीप के समानांतर है? इस तरीके से क्वेश्चन आपका आया था। अगला, इनमें से किस महासागरीय भाग में रॉक ऑफ पॉलिनेशिया स्थित है? उत्तरी अंध महासागर, दक्षिणी अंध महासागर, उत्तरी प्रशांत या दक्षिणी प्रशांत, कौन सा सही होगा? आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि दक्षिणी प्रशांत महासागर। न्यू द्वीप रॉक ऑफ पॉलिनेशिया के रूप में जाना जाता है, दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है। न्यू द्वीप विश्व के सबसे बड़े कोरल द्वीपों में से भी जो है वो आपका आता है। अगला क्वेश्चन आपका है, इनमें से कौन सा द्वीप है जो कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? बोर्नियो या फिर ग्रेट ब्रिटेन, मेडागास्कर, सुमात्रा, इस तरीके से ऑप्शन है। तो ऑप्शन बोर्नियो, ग्रेट ब्रिटेन, मेडागास्कर, सुमात्रा में से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा द्वीप है? आंसर आपका पहला बोर्नियो जो है वो सही होगा। जबकि विश्व के बड़े द्वीपों का क्रम क्या है? तो सबसे बड़ा ग्रीनलैंड है, ऑप्शन में नहीं दिया गया, ये चीज ध्यान दीजिएगा। उसके बाद न्यू गिनी आता है, उसके बाद बोर्नियो आता है, उसके बाद मेडागास्कर आता है, इस प्रकार से क्रम चलता है। अगला फिजी द्वीप आपका स्थित है अटलांटिक महासागर में या फिर प्रशांत महासागर में या फिर हिंद महासागर में या फिर अरब सागर में? आंसर आपका फिजी द्वीप प्रशांत महासागर में पड़ता है। बी वाला आपका ऑप्शन सही होगा। प्रशांत फिजी द्वीप ओशनिया महाद्वीप के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया के निकट प्रशांत महासागर में स्थित है।
और इसकी राजधानी क्या है? तो सुबा है। और प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा भी है महासागर और सबसे गहरा महासागर भी है। अब यहाँ से आपका अगला चैप्टर स्टार्ट होगा जो कि है वायुमंडल का संगठन। पहला प्रश्न देखते हैं इस पर बेस्ड। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भारत में कहाँ पाए जाते हैं? मध्य भारत क्षेत्र में, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में या फिर दक्षिण क्षेत्र? कौन सा सही होगा? इसके अलावा जो भी चैनल पर नया हो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा। वीडियो सभी लोग लाइक भी अवश्य करते रहिएगा। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो बालाजी डेटा सर्च करके जुड़ सकते हैं। जैसे ही लाइक 400 कंप्लीट होते हैं पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर हम आपको भेज देंगे, तो लाइक जल्दी से सभी लोग कंप्लीट कर दीजिएगा। आंसर की बात करते हैं, उत्तर पूर्वी क्षेत्र सही हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भारत में उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इस प्रकार के वनों में भारी वर्षा होती है। औसतन वर्षा 200 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का जो क्षेत्र है वो असम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश है। ये भी आप चाहें तो याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्षोभ मंडल के बारे में इनमें से कौन सा कथन है जो कि सही है? इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। ये वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। इस परत का तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है। इस तरीके से ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो आंसर की बात करेंगे कौन सा सही होगा? आंसर पहला सही होगा। इसकी औसत ऊंचाई जो है वो 13 किलोमीटर है। ये वाला कथन आपका यहाँ पर सही है। अब क्षोभ मंडल के बारे में बाकी बातें अगर करें तो ये ध्रुव के निकट 8 किलोमीटर है और विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है। इस मंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है वो घटता है। सामान्य ताप ह्रास दर NTLR कहा जाता है। वायुमंडल में होने वाली समस्त मौसम संबंधित जो गतिविधियां हैं वो क्षोभ मंडल में ही पाई जाती हैं। आप देखेंगे तो एक परतों से एक नया क्वेश्चन आ ही जाता है, जैसे कि TRE 3 में भी आपको देखने को मिला था, PRT में। पृथ्वी के वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैसेस कौन सी हैं? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन? आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी कि नाइट्रोजन। पृथ्वी के वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना है? 78.8%। ऑक्सीजन का कितना है? 20.95%। ऑर्गन का कितना है? 0.93%। और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है? 0.036%। तो इस तरीके से ये आपका सही होगा। अगला इनमें से किस क्षेत्र में ओजोन परत पाई जाती है? क्षोभ मंडल या आयन मंडल या समताप मंडल या बहिर्मंडल? शायद यही क्वेश्चन आया भी था ओजोन परत को ही लेकर के। तो आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी यानी समताप मंडल सही हो जाएगा। देखिए पीआरटी का पेपर है भी, मैं दिखाता हूँ क्वेश्चन क्या आया था। ये थोड़ा इससे बदला था, इसमें ओजोन परत पूछी गई पर पीआरटी वाले में आपके आया था कि वायुमंडल की किस परत में हवाई जहाज उड़ते हैं, तो समताप मंडल आपका सही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन का अंतर जो है वो आंसर यहाँ पर समताप मंडल सही हो जाएगा। ओजोन परत पृथ्वी के समताप मंडल के निचले भाग में पाया जाता है। सर्वाधिक जो सांद्रण है वो लगभग 15 से 35 किलोमीटर के बीच अधिकतम पाया जाता है और ये सूर्य की अल्ट्रावायलेट जो किरण है उसको पृथ्वी तक आने से रोकने का काम भी करते हैं। अगला क्वेश्चन है ओजोन परत बताता है अंटार्कटिका की वायुमंडलीय स्थिति। शनि ग्रह पर की गई एक आधुनिक खोज पृथ्वी की सतह से लगभग 10 से 20 किलोमीटर नीचे की परत या पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर में वायुमंडल की परत? आंसर डी वाला यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? भूमंडल, जलकण, वायुमंडल, जलमंडल? इस तरीके से ऑप्शन है। आंसर वायुमंडल, एटमॉस्फेयर जो है वो सही हो जाएगा। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल की संरचना अनेक प्रकार की गैसें, जलवाष्प, सूक्ष्म ठोस कण इससे हुई है। भारी गैसें निचली परतों में होती हैं, धरातल से 72 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलती हैं। इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, परसेंटेज ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन का 20.95, आर्गन का 0.93, कार्बन डाइऑक्साइड का 0.03 और हल्की गैसेस में नियॉन, हीलियम, ओजोन, जेनॉन, क्रिप्टॉन और हाइड्रोजन ये सभी देखने को मिलती हैं। अब यहाँ से आपका अगला चैप्टर देखने को मिलेगा और ये आखिरी चैप्टर होगा, वायुदाब, आर्द्रता और पवन संचार तथा चक्रवात। तो इसमें मल्टीपल टॉपिक हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं। गरजने वाली चालीसा, क्रुद्ध पचासा, चीखने वाली साठा जो पवने हैं वो पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती हैं? उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी या पश्चिमी? आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध यहाँ पर जो है वो सही होगा। गरजता चालीसा, क्रुद्ध पचासा, चीखने वाली साठा ये पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में 40 से 65 डिग्री अक्षांश के बीच चलने वाली पछुआ पवनें होती हैं। ये हवाएं दक्षिणी गोलार्ध में स्थलीय अवरोधों के अभाव के कारण तीव्र गति से चलती हैं। इन पछुआ पवनों को 40 डिग्री अक्षांश के पास गरजता चालीसा
और 50 डिग्री देखिए अलग अलग लिखे हुए हैं कि गरजता चालीसा 40 डिग्री और 50 डिग्री जो अक्षांश है उसमें प्रचंड पचासा और जो 60 डिग्री है उसमें साठा, चीकता साठा। नाम सही है ना, 40 से चालीसा हो जाएगा, 50 से पचासा हो जाएगा, 60 से साठा हो जाएगा। इस तरीके से है, ये नाम नाविकों के द्वारा दिए गए। एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण होता है? सौर प्रणाली, पृथ्वी की घूर्णन, पृथ्वी का आंतरिक भाग, कोलोराडो और खाड़ी धारा, इस तरीके से ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा सही होगा? आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन बी यानी कि पृथ्वी का घूर्णन जो है यहाँ पर सही होगा। कोरियोलिस बल एक आभासी बल है जो पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है। इस बल के कारण ही उत्तरी गोलार्ध में वायु की गति की दिशा के दाएं और दक्षिणी गोलार्ध में वायु की गति की दिशा के बाएं ओर बल लगता है। कोरियोलिस जो बल है उसके कारण ही, इसको ध्यान रखिएगा जो हाईलाइट नहीं किया है, कोरियोलिस बल के कारण ही उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी तथा उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी का निर्माण होता है। चक्रवात तथा प्रतिचक्रवात के निर्माण में सहायक तथा महासागरीय जो धाराएं हैं उनके दिशा परिवर्तन में सहायक होता है। इसके अलावा ये बल जो है वो दक्षिणी जो पश्चिमी व्यापारिक पवन है, मानसून पवन है, उनके निर्माण में भी सहायक होता है। तो ये कोरियोलिस बल के कारण सब देखने को मिलता है। अगला है सिरोको उष्ण आर्द्र हवाएं, ये कहाँ पर जो है वो बहती हैं? आल्पस, रॉकी पर्वत, सहारा, मिस्र, इस तरीके से ऑप्शन है। आंसर की बात करेंगे तो आंसर आपका ऑप्शन सी यानी कि सहारा जो है वो सही होगा। सिराको गर्म शुष्क तथा रेत से भरी हवा है जो कि सहारा मरुस्थल से उत्पन्न होती हैं और भूमध्य सागर को पार करते हुए दक्षिणी यूरोप तक जो है वो प्रवाहित होती हैं। अलग अलग क्षेत्रों में से अलग अलग नामों से जाना जाता है। मिस्र में से खमसिन के नाम से जो है वो जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है आईटीसी जेड से क्या अभिप्राय है? अंतः शीतोष्ण अभिसरण क्षेत्र, अंतरा उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, भारत थाईलैंड अभिसरण या अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण। आंसर डी होगा, अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। पर इंग्लिश में फुल फॉर्म इसकी है इंट्रो इंटरट्रॉपिकल कॉन्वर्जेंस जोन अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। ये उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों का अभिसरण क्षेत्र है। ग्रीष्म ऋतु में आईटीसीजेड का विस्थापन भूमध्य रेखा से उत्तरी गोलार्ध में होता है, जो कि इस अभिसरण तल पर व्यापारिक पवनों का अभिसरण और आरोहण होता है। फलतः सतह पर निम्न वायुदाब का विकास होता है। अगला है साफ रात मेघी रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, किसके कारण? संघनन, विकिरण, आपतन या चालन। आंसर विकिरण के कारण होती है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। विकिरण के चलते मेघी रातों में पृथ्वी के तापमान मेघों से परिवर्तित होकर पुनः पृथ्वी पर लौट जाते हैं और वायुमंडल गर्म बना रहता है, जबकि साफ रातों में विकिरण कम होने के चलते पृथ्वी की ऊष्मा उत्सर्जित होकर अंतरिक्ष में चली जाती है और रातें ठंडी रहती हैं। निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान यहाँ पर कह रहा है सही है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र गर्मी की वर्षा, भूमध्य क्षेत्र गरज के साथ वर्षा मध्याह्न में, मानसूनी क्षेत्र पूरे साल भर भारी वर्षा और मरुस्थलीय क्षेत्र जाड़े की वर्षा। तो कौन सा सही है? बी वाला सही है, भूमध्य क्षेत्र गरज के साथ वर्षा मध्याह्न में। तो सही सुमेर तो यही पूछा गया था। बाकी भूमध्य सागरीय क्षेत्र जाड़े की वर्षा, भूमध्य क्षेत्र गरज के साथ वर्षा मध्याह्न में, मानसूनी क्षेत्र गर्मी की वर्षा और मरुस्थलीय क्षेत्र जहां पर 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा। इस तरीके से सही मैच आपका होगा। अगला है टॉर्नेडो पृथ्वी की एक भयंकर आंधी है, मुख्यतः उठती है अमेरिका, मध्य एशिया, चाइना या फिर सभी स्थानों पर। तो टॉर्नेडो अमेरिका में जो है आपकी उठती है। छलनी की आकृति वाले प्रचंड स्थानीय तूफान को कहते हैं। मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया में उत्पन्न होती है। संयुक्त राज्य के अलावा टॉर्नेडो फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, अर्जेंटीना, दक्षिण अफ्रीका, चीन, भारत आदि में भी आते हैं। भारत में इन्हें बवंडर कहा जाता है। इसकी तीव्रता मापने के लिए फुजीटा स्केल का यूज जो है वो किया जाता है। अब देखते हैं जल संधियां और महासागरीय गर्त जो है, जो हमने अभी टॉपिक देखे उसमें कौन कौन से क्वेश्चन बीपीएससी 6th में आ चुके हैं, टीचर से रिलेटेड आ चुके हैं। तो ये कथन आया दे रखे हैं और इसमें विचार करना, कथन गलत यहाँ पर पूछे गए। डायरेक्ट अगर हम आंसर की बात करें तो पहला तीसरा गलत कथन है, तो हम सही कथनों की बात करेंगे, पर पहले तीसरे को हम यहाँ पर हाईलाइट कर देते हैं जो कि गलत है। तो ये अफ्रीका की महान झीलों में से एक है और विक्टोरिया झील से निकलने वाली एकमात्र धारा नील नदी है, जो कि युगांडा के जिंजा के पास झील से बाहर निकलती है। ये कथन सही थे। अब जो गलत है उनकी बारी में भी बात कर लेते हैं। तो विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ये अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। ऊपर देखेंगे तो सतह झील के हिसाब से विक्टोरिया झील दुनिया की तीसरी लिखा हुआ था, तो इस तरीके से यहाँ पर गलत हो जाएगा मीठे पानी की। तो अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है और विश्व की मीठे पानी की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी झील है, जबकि ऊपर ऑप्शन में तीसरे नंबर पे लिखा था।
सीमा अगर बात करें तो 3 देश हैं, केन्या, युगांडा और तंजानिया, इनसे लगती है। और विक्टोरिया झील से श्वेत नील नदी का उद्गम स्रोत भी है। विषुवत रेखा इस झील से होकर के गुजरती है। यहाँ पर देखेंगे तो विक्टोरिया झील से निकलने वाली एकमात्र धारा नील नदी है, जो युगांडा के जिंजा के पास करके लिखा हुआ था, ये आपका यहाँ पर गलत था। गलत नहीं, सही था, क्योंकि गलत वाले कथन हमने हाईलाइट किए ना, तो इनकी सीमा 4 देशों से निकलती, ये वाला आपका गलत था। बाकी यहाँ पर 3 ही देश थे, केन्या, युगांडा और तंजानिया। तो इस तरीके से जो गलत वाले हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है? अर्जेंटीना, चिली, वेनेजुएला, इस तरीके से ऑप्शन है। और ये क्वेश्चन आया था बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर 2 शिफ्ट 1 यानी प्राइमरी में पूछा गया था। आंसर की बात करेंगे तो वेनेजुएला आपका सही होगा। अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है वेनेजुएला। अमेजन नदी विश्व की सर्वाधिक विस्तृत और दूसरी सबसे लंबी नदी है। लंबी, अगर बड़ी की बात करेंगे तो पहले नंबर पे है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप जो है उसमें एंडीज पर्वत से निकलकर दक्षिण अमेरिका देश पेरू, ब्राजील, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम, इनसे बहती हुई अटलांटिक महासागर में गिरती है। अब जो अगला चैप्टर है ये लास्ट क्वेश्चन है, और यही क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं। ये क्वेश्चन आपका प्राइमरी में देखेंगे तो आया था, बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर 2 शिफ्ट 2। ये क्वेश्चन आपको वीडियो के मेन कमेंट में आंसर बताना है कि वायुमंडल की किस परत का तापमान सबसे कम होता है? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, या फिर इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि प्रीवियस सभी करा चुके हैं इसीलिए क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, तो अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। बाकी कोई प्रश्न हो कमेंट में पूछ लीजिए, कोई सुझाव अवश्य बताइएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो, बालाजी स्टडी सर्च करके जुड़ सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।